हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी वाला। मैं हूं गरिमा और आज हम देखने वाले हैं 2 मार्च का करंट अफेयर्स। यह जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं, यह जो पीसीएस एग्जाम है, यूपी पीसीएस और वनडे एग्जाम्स, उनके लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है। और यह करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप जल्दी से पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकें। कल संडे था तो कल क्लास नहीं हुई थी, तो आज हम देखेंगे संडे में भी अगर कुछ जो न्यूज़ रह गई हैं उन्हें देखेंगे, या उससे पहले की अगर कुछ न्यूज़ रह गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला हमारा टॉपिक है रेयर डिसीज डे या फिर दुर्लभ रोग दिवस। ठीक है, कब मनाया जाता है? आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस में सीधे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, उसकी क्या थीम थी। ठीक है, और अगर उससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक चीज़ है तो वो भी पूछी जाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। ये कब मनाया जाएगा? जो भी फरवरी का लास्ट डे होता है। ठीक है, अगर लीप ईयर नहीं है तो 28 फरवरी को, और अगर लीप ईयर है तो 29 फरवरी को ये मनाया जाएगा। ठीक है, इसकी थीम क्या है? मोर देन यू कैन इमेजिन, या आपकी कल्पना से भी अधिक। मीन्स जो रेयर डिसीज होती हैं, तो जिन लोगों को, जो लोग इससे पीड़ित होते हैं, उनको वो कितना प्रभावित करती है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इकोनॉमिकली, मेंटली, सोशली। ठीक है, तो उन पर खाली फिजिकल प्रभाव नहीं होता, बल्कि पूरी तरह से उस व्यक्ति को एक जो स्ट्रीमलाइन है उससे बाहर कर देती हैं। तो ये इसकी थीम है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि जो दुर्लभ रोग हैं, जो रेयर डिसीज हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूक करना, क्योंकि विश्व में करीब 30 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। मतलब हर 20 में से एक आदमी इससे प्रभावित है। इसके लिए एक इनिशिएटिव भी चलाया है, लाइट अप फॉर रेयर, कि जो 100 देश हैं उन्होंने क्या किया, जो अपने लैंडमार्क्स हैं, उन्हें डिफरेंट कलर्स से, जैसे पिंक, ग्रीन, ब्लू, इनसे इल्यूमिनेट किया, मतलब उन पे इन रंगों से प्रकाशित किया उन्हें। अब है कि रेयर डिसीज होती क्या है? तो रेयर डिसीज की ऐसी कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है हमारा WHO, वो कहता है कि अगर कोई ऐसा रोग है जो 1000 में कम से कम एक या उससे कम लोगों को प्रभावित कर रहा है, तो उसे हम रेयर डिसीज या दुर्लभ रोग कहेंगे। ठीक है, और उसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे गॉशर डिसीज, हंटर सिंड्रोम, पॉम्प डिसीज, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। तो इस तरह के जो कुछ उदाहरण जो चर्चा में रहते हैं, उनसे हम इनसे समझ सकते हैं। भारत की भी एक नीति है दुर्लभ रोग को लेके, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज 2021। तो 2021 की एक नीति है। हमें यहाँ प्रीलिम्स में मुश्किल ही काम आएगी, लेकिन हम इसे मेंस में एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं, या वे फॉरवर्ड की तरह। ठीक है, एक इससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है रेयर डिसीज से ही, ऑर्फन ड्रग्स या फिर अनाथ औषधियाँ। ठीक, तो जो रेयर डिसीज होती हैं उनके निदान के लिए या फिर उनके उपचार के लिए जो भी औषधियाँ होती हैं, उन्हें ऑर्फन ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, ऑर्फन क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, जो हमारा ड्रग्स मार्केट है या जो दवाइयों का मार्केट है, वो भी किससे चल रहा है? एक प्रॉफिटेबिलिटी वाली मानसिकता से चल रहा है। मतलब कि जो कंपनियां हैं वो वही दवाई बनाना चाहेंगी जो ज़्यादा बिके, है ना। लेकिन जैसे हमने देखा कि ये रेयर डिसीज़ है, मतलब कुछ ही लोगों को है, तो इसका मार्केट बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा मार्केट है। तो कंपनियां इन लोगों के लिए दवाई बनाना ही नहीं चाहती। ठीक है, क्योंकि जब मार्केट ही नहीं है तो या तो दवाई बहुत महंगी बिकेगी या फिर नहीं बिकेगी, है ना। तो कंपनियों को इसमें लाभ नहीं है, और लाभ नहीं है तो वो नहीं बनाते। और इन लोगों को, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि कुछ दवाइयाँ अनाथ हैं, क्यों उनको बनाया ही नहीं जाता, है ना, या उन पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आवश्यक हो जाता है कि सरकार कुछ इंसेंटिव्स दे, कुछ सब्सिडीज दे। ठीक है, तो वहाँ से आया है ये ऑर्फन ड्रग का कॉन्सेप्ट। कभी कहीं एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला टॉपिक। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि थीम से क्वेश्चन आता है, तो थीम पूछ लेगा क्या थी, तो हमने अभी देखा कि आपकी कल्पना से भी अधिक, या मोर देन यू कैन इमेजिन। तो ये इसकी थीम है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन गजब-उल-हक और डूरेंट लाइन क्राइसिस। ये क्या है गजब-उल-हक? एक्चुअली क्या हुआ कि जो पाकिस्तान है
उसने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के विरुद्ध अफगानिस्तान में ये ऑपरेशन छेड़ा है। एक तरह से एक जवाबी कार्यवाही की है। जैसे क्या हुआ था ना कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसने बहुत सारे अटैक किए पाकिस्तान में ही इवन तो बहुत सुसाइड बॉम्बिंग की इस्लामाबाद में। तो उससे परेशान होकर उसकी जवाबी कार्यवाही के लिए पाकिस्तान ने चलाया ऑपरेशन गजब लिल हक। इसका अर्थ क्या है? राइटियस फ्यूरी या फिर न्याय के लिए प्रकोप या धर्म सम्मत क्रोध है। मतलब कि वो खुद से नहीं किया, उनने तो रिटेलिएशन के लिए किया कि अगर आप मुझे परेशान कर रहे थे तो मैंने आप पर जो किया है एक हमला किया है ना। तो बहुत सारे हवाई हमले किए पाकिस्तान ने काबुल, कंधार, पख्तिया को निशाना बना के। और माना जा रहा है कि 2021 में जब से तालिबान आया है सत्ता में अफगानिस्तान में, उसके बाद इतना बड़ा जो टकराव है वो पहली बार देखा जा रहा है। तो हमारे लिए प्रीलिम्स में क्या क्या बातें काम की हो सकती है? सबसे पहले तो इसका नाम, ऑपरेशन का नाम क्या है, तो हमने देख ही लिया, गजब लिल हक उसका नाम है। दूसरा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा का क्या नाम है? तो एक जो सीमा है, जो बॉर्डर है, वो उसका नाम है डूरेंड रेखा या ड्यूरेंड लाइन। 2670 किलोमीटर का लगभग बॉर्डर है और 1893 में ये साइन हुआ था। आपने ये बॉर्डर का नाम इंडिया के रेफरेंस में भी पढ़ा होगा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी जो रेखा है, बॉर्डर है, उसे भी डूरेंड रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो ये जब ब्रिटिश इंडिया था तब ये लाइन खींची गई थी, तत्कालीन ब्रिटिश भारत, और उस समय अफगानिस्तान नहीं होता था, रूसी साम्राज्य था ना, रशियन एम्पायर था, तो उन दोनों के बीच में। तो इस रेखा ने जो पश्तून ट्राइबल बेल्ट थी, जनजातियां थी, उनको दो भागों में विभाजित कर दिया, जिससे वो कबीला जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बट गया। लेकिन जो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी अफगान सरकार ने, चाहे वो तालिबान की रही हो, चाहे मोनार्की हो, चाहे गणराज्य हो, किसी ने भी आज तक इस लाइन को फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं किया, इसको परमानेंट इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं माना है। वो केवल इसे एक अस्थायी रेखा के तौर पर देख रहे हैं। ठीक है, अब हमारे काम का है मैप। ठीक, मैपिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मैपिंग जो है, जैसा मैं आपको हमेशा कहती आई हूँ कि कभी भी मैपिंग एक दिन में याद नहीं होती, धीरे धीरे याद होती है ना। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, शायद इजराइल की मैपिंग देखी थी, है ना। तो आज हमारे पास अफगानिस्तान है, तो हम अफगानिस्तान की मैपिंग देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो अफगानिस्तान है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब वो किसी भी सागर से, किसी ओशन से सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, उसके चारों तरफ देश हैं। तो कितने देश हैं? टोटल 7 कंट्रीज हैं। ठीक, उन देशों का नाम आपको कैसे याद रखना है? IPT, है ना, PTU, तो PITTU चाइना। ठीक है, IPTU चाइना, मतलब हमें चाइना पे दया आ रही है ना, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। तो IPTTU चाइना से कैसे बनेगा, तो देख लेते हैं। I माने इंडिया। यहाँ पे देखिए जो वाखन कॉरिडोर है ना, तो इसकी ये छोटी सी सीमा हमारे जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो भारत का हिस्सा है, उससे लगती है। तो पहले I से हो गया हमारा इंडिया। ठीक है, इस मैप में ठीक से दिख नहीं रहा है, आप इसे नोट कर लेंगे। फिर आता है P से हो गया हमारा पाकिस्तान। फिर आता है एक और I से हो गया ईरान। फिर 2 T हैं। ठीक है, तो T में एक हो गया तुर्कमेनिस्तान, एक हो गया ताजिकिस्तान, और U से हो गया हमारा उज्बेकिस्तान। ठीक है, IPTTU। तो ये वाला जो भाग है हमारा, ये है उज्बेकिस्तान का। ठीक, यहाँ पे मैप में ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, फिर आता है IPTTU चाइना। तो ये जो चाइना से तो लगता है ये इसका बॉर्डर है ना। यहाँ पे UPPCS और UPSC 2 देश और देते हैं, किर्गिस्तान और अजरबैजान, है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों देशों से अफगानिस्तान की सीमा नहीं लगती है। ठीक है, अफगानिस्तान में इस पॉलिटिकल बॉर्डर के अलावा और हम क्या ध्यान रख सकते हैं, तो अब कोई माउंटेन की बात करें तो हिंदू कुश पर्वतमाला है यहाँ, पर्वत श्रृंखला। तो ये सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, हिमालय का ही भाग है, एक्सटेंडेड पार्ट है हिमालय का। और ज़्यादातर जो नदियां हैं वो इसी हिंदू कुश से निकल रही हैं। एक या वाखन कॉरिडोर ध्यान में रख सकते हैं, और एक ये वाखन कॉरिडोर तो मैंने आपको बता ही दिया है ना, ये वाला पार्ट। और एक जो खैबर पास है, ठीक, खैबर दर्रा,
उसको ध्यान रख सकते हैं क्योंकि वो यहाँ पे पेशावर को काबुल से जोड़ता है, ठीक है। तो खैबर दर्रा ध्यान रख सकते हैं। और इसमें क्या ध्यान रखने की बात है, एक ये अमू दरिया रिवर, इसको ध्यान रख सकते हैं। ये जो है अफगानिस्तान की एक नदी है, ठीक है। ये अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच में बॉर्डर बना रही है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, है ना। ये देखिए बॉर्डर बना रही है, तो अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में भी और अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच में भी, ठीक है। इसके अलावा एक ये हेलमंड रिवर है, ये भी क्या होती है, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से निकलती है और यहाँ पे ईरान में एक वेटलैंड है, वहाँ पे जाके ये वहाँ पे इसका एंड हो जाता है, ठीक है। ये अफगानिस्तान की सबसे लंबी रिवर है, पूछेगा नहीं है ना कि कौन सी सबसे लंबी है, बस एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अमू दरिया कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है। हेलमंड रिवर कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है, ठीक है। एक काबुल नदी को तो आपने पढ़ा ही होगा, सिंधु की सहायक नदी है ना, ये जो इंडस रिवर है इसमें आकर मिल जाती है ये, ठीक। तो ये ही है मेन, ये मजार शरीफ, आप इसको ध्यान रख सकते हैं ना। मजार शरीफ वहाँ का एक शहर है, कांधार देख सकते हैं, हेरात देख सकते हैं। तो ये कुछ बड़े शहरों के नाम आप देख सकते थे। और इसके अलावा हमने देख लिया कि कौन सी रिवर और माउंटेन्स फेमस है, ठीक। तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला है अफगानिस्तान से। इस टॉपिक पे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में ऑपरेशन गजब-उल-हक लॉन्च हुआ, तो किसके अगेंस्ट था। तो आपको ध्यान रखना है ये तालिबान के अगेंस्ट नहीं है, है ना। किसके अगेंस्ट है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, ठीक। ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान क्या है कि एक तरह का मिलिटेंट ग्रुप ही है ना। और तालिबान अफगानिस्तान का मानना है, पाकिस्तान का मानना है कि जो अफगानिस्तान है वो इसे सपोर्ट कर रहा है, ठीक, कि पाकिस्तान में जो आतंकी घटनाएं हो रही हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डूरन लाइन, ठीक। तो ये जो डूरन लाइन है ये कब स्थापित की गई है, तो आपको ध्यान रखना है ये 1893 में स्थापित की गई है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिशन वसुंधरा 3.2, ठीक है। तो पहले तो आपसे यही पूछा जा सकता है किसका मिशन है, किसने शुरू किया, तो असम सरकार ने शुरू किया है, ठीक है। और दूसरा ये किससे संबंधित है ना। तो नाम ध्यान देखो, बहुत डीप में नहीं पूछेगा क्योंकि यूपी का मिशन नहीं है ना, लेकिन ये पूछ लेगा कि मिशन वसुंधरा किससे संबंधित है और किस राज्य का मिशन है ना। बस इतना ही क्वेश्चन बन सकता है। तो असम का मिशन है। और वसुंधरा नाम से, वसुंधरा किसका पर्यायवाची आपने पढ़ा होगा, तो धरती है ना। तो धरती को हम कहते हैं, पृथ्वी को वसुंधरा, मतलब कि लोगों को धरती का अधिकार देगा, भूमि का अधिकार देगा, है ना। तो ये क्या है कि पट्टे पे लैंड पट्टा देता है, भूमि पट्टा देता है। और जिन लोगों ने रजिस्टर किया, पुरानी स्कीम है ना 3.2, हम देख रहे हैं कि तीसरा चरण चल रहा है। तो दूसरे चरण में एप्लीकेशंस भरवाई गई थी, तो जिन्होंने एप्लीकेशंस भरी हैं अब उन्हें क्या 1 लाख से ज़्यादा लोगों को, करीब परिवारों को ये भूमि पट्टा दिया जाएगा। स्लोगन क्या है इसका, जाति माटी और बेटी, मतलब कि जो पहचान है, भूमि है, आधार है ना। जो हमारी पहचान है, हमारी भूमि, हमारा आधार, उसको मजबूत करना, मतलब जो इंडिजिनस पीपल हैं उन्हें लैंड राइट्स देना, भूमि अधिकारों को देना। क्या होगा फ़ायदा, क्या क्या होगा कि जो भूमि के विवाद चले आ रहे हैं, लैंड डिस्प्यूट्स, वो ख़त्म हो जाएंगे, है ना। जो नए रिकॉर्ड्स हैं वो सरकार के रिकॉर्ड में आ जाएंगे, ठीक है। और जब लोगों को कानूनी दस्तावेज मिल जाएंगे, तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो इंडिजिनस पीपल हैं वो किसी लैंड पे रह रहे हैं लंबे समय से, बहुत ही पीढ़ियों से रह रहे हैं, लेकिन उसके पास, उन लोगों के पास उसके कागजात नहीं हैं, ठीक। तो जिसकी वजह से उन्हें कोई इंस्टीट्यूशनल लोन नहीं मिल सकता है ना, संस्थागत लोन। लेकिन अब जब सरकार उन्हें लैंड पट्टा दे देगी, उन्हें जो कागज है अपनी भूमि के वो प्रदान कर देगी, तो उन कागजों को एज अ मॉर्गेज रख के वो बैंकों से लोन ले सकते हैं, ठीक है। एक इसमें इंक्लूसिव एलिजिबिलिटी है, मतलब कि 3 पीढ़ी के लोग अगर 1951 से 3 पीढ़ी के लोग रह रहे हैं तो उन्हें यह दे दिया जाएगा। इसके अलावा SC, ST, T ट्राइब, आदिवासी वगैरह है, उनके लिए छूट है क्योंकि वो सन ऑफ द सॉइल है ना। सन ऑफ द सॉइल मतलब कि यहाँ के मूल निवासी हैं, ठीक। इसके अलावा जो 1971 से पहले के जो रिफ्यूजी आए हुए हैं, शरणार्थी, उनको वो भी जो है ये पट्टा ले सकते हैं, ठीक। तो सिंपल आपसे पूछा जाएगा कि मिशन वसुंधरा हाल ही में चर्चा में रहा था, किससे संबंधित है। तो हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टाइटल्स एंड रिजोल्यूशन ऑफ लैंड डिस्प्यूट्स,
मतलब भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्रों के वितरण और भूमि विवादों के समाधान से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रीन हाइड्रोजन जेटी बनाई गई है पारादीप पोर्ट पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पारादीप पोर्ट कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है ना, जो भारत का पूर्वी तट है, ईस्टर्न कोस्ट है, वहाँ पे स्थित है ये पारादीप पोर्ट। ठीक, तो वहाँ पे बनाई जा रही है। कौन बनाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर वेज, या जो पत्तन पोर्ट परिवहन जलमार्ग मंत्रालय है वो इसको बनाएगा। तो नॉर्मली हम जेटी को समझते हैं कि एक प्लेटफॉर्म टाइप का होता है जिससे नावों को बांधा जाता है ना, या जहाज जहाँ पर आके रुकते हैं, जिससे लोग चढ़ते और उतरते हैं उन पे। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इस जेटी की बात करें तो यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन जेटी से उनका तात्पर्य है कि एक तरह का जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो बनाया जाएगा जो ग्रीन हाइड्रोजन को जमा करने, मतलब उसके स्टोरेज के लिए, उसके एक्सपोर्ट के लिए है ना, और ग्रीन हाइड्रोजन ही नहीं, उसके साथ के जो और प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि ग्रीन अमोनिया हो सकता है ना, तो ऐसे जो अन्य प्रोडक्ट हैं उनका स्टोरेज और एक्सपोर्ट के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमें, वो वहाँ पे डेवलप किया जाएगा। मॉडल कौन सा यूज़ किया जाएगा? बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर के लोगों आओ, बनाओ, उसे संचालित करो, ऑपरेट करो, और फिर थोड़े समय बाद जब तुम अपना जो भी तुमने लागत लगाई है उसे वसूल लो, अपना मुनाफा कमा लो, तो हमें इसको ट्रांसफ़र कर दो, मतलब सरकार को इसको ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, तो ये इसका मॉडल रहेगा। 4 मिलियन टन क्षमता का होगा पर एनम, 4 मिलियन टन जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे स्टोर किया जा सकेगा। 24 महीने में उम्मीद है कि ये तैयार हो जाएगा, 2028 तक शुरू हो जाएगा। और किस मिशन के अधीन है ये? तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जो कि 2023 में लॉन्च किया गया था, उसके अधीन ये बनाया गया है। ठीक है, जो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसका जो टारगेट है वो भी ध्यान रखना है। तो उसका टारगेट है कि भारत को 2030 तक 5 मिलियन टन जो हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन, उसका उत्पादन करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 5 मिलियन टन। और हमारे इस पारादीप पोर्ट वाले जेटी की कितनी कैपेसिटी है? 4 मिलियन टन। ठीक, तो दोनों कैपेसिटीज आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन क्या बन सकता है? सिंपल क्वेश्चन बनेगा, कहाँ बनाया जा रहा है? तो आंसर है बी, पारादीप या उड़ीसा। हाँ, उड़ीसा भी पूछ सकता है, वो कौन से राज्य में बन रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इच्छामती रिवर और जालंगी रिवर। ठीक है, तो दोनों के नाम ध्यान रखने हैं और कहाँ पर हैं ये, कौन से राज्य से बहती हैं, इसको ध्यान में रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी वेस्ट बंगाल सरकार है, ये दोनों नदियाँ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में बहती हैं, उसने जो जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी है उसके तहत एक MOU साइन किया है और कहा है कि इन नदियों के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करेंगे। ठीक है, इन दोनों नदियों के लिए। तो इच्छामती रिवर के बारे में, तो ये क्या रिवर है? तो जो हमारी गंगा है ना, गंगा नदी, ठीक है, जब वो बांग्लादेश में जाती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा। ठीक, तो पद्मा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। देखो, ट्रिब्यूटरी तो वो होती है जो, जैसे मान लीजिए कि ये एक मेन नदी है, ठीक है, मेन रिवर है, उसमें आके मिल गई। ठीक है, तो वो तो है ट्रिब्यूटरी। ठीक, और अगर कोई मेन रिवर में से एक नदी आके निकल गई, ठीक है, कि इससे पानी लेके वो दूसरी तरफ को बह गई, तो उसे कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटरी। तो गंगा रिवर की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, उसका नाम है माथाभंगा रिवर। ठीक है, क्या नाम है? माथाभंगा रिवर। तो यह जो माथाभंगा रिवर है, इसमें से भी एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है, उसका नाम है इच्छामती रिवर। और ये जो इच्छामती रिवर है ये हमारे वेस्ट बंगाल में या पश्चिम बंगाल में बहती है। ठीक है, यह पश्चिम बंगाल और भारत के बीच में सीमा बनाती है। ठीक, तो ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है इच्छामती रिवर कौन से राज्य में फ्लो होती है? तो वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के बीच की सीमा निर्धारित करती है। फिर आती है जालंगी रिवर। ठीक है, जालंगी नदी। तो जालंगी नदी क्या है? ये भी जो पद्मा है उसकी वितरिका है, और ये भी जो मुर्शिदाबाद और नदिया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से होकर बहती है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे ध्यान रखना कि जो पहली वाली रिवर थी इच्छामती, वो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी थी, है ना, वितरिका की वितरिका।
लेकिन जो जलंगी रिवर है वो सीधे गंगा की वितरिका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। ये इसका थोड़ा सा मैप है कि ये जो देखिए जो पद्मा रिवर है जो गंगा है उसी में से ये जो आ रही है जलंगी रिवर आ रही है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जलंगी रिवर, और ये जो गंगा पद्मा से ही बह रही है माथाभंगा रिवर, और ये जब माथाभंगा रिवर आगे आती है तो इसी में से जा रही है ये इच्छामती रिवर। ठीक है, मैप हमारे काम का नहीं है ज़्यादा, आप इसे पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। काम का क्या है हमारे कि ये वेस्ट बंगाल की नदियाँ हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनको विकसित करने के लिए पश्चिम बंगाल ने किसके साथ में समझौता किया है, तो आंसर आएगा जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी के साथ। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि जो यूएस और इजराइल हैं उन्होंने ईरान में ऑपरेशन किया है। आपने देखा होगा अभी युद्ध चल ही रहा है। ठीक है, तो अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से ईरान के विरुद्ध एक जो सैन्य ऑपरेशन है उसे शुरू कर दिया है। और कारण क्या दिया है? कारण ये दिया है कि जो ईरान है वो तेज़ी से यूरेनियम को एनरिच कर रहा है, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ावा दे रहा है, और इससे जो विश्व की शांति है वो खतरे में है। ये तथाकथित रूप से अमेरिका और इजराइल ने कारण बताए हैं। ठीक है, हमारे लिए प्रीलिम्स में काम का क्या है कि इन ऑपरेशंस को क्या नाम दिया गया है। देखिए ये जो न्यूज़ है ना, इससे कंसिस्टेंटली कुछ कुछ चीज़ें आपके एग्जाम में इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं। ठीक है, इसका मैप भी इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। तो अभी हम केवल इसके नाम देख लेते हैं। तो जो इजराइल ने जो ऑपरेशन का नाम दिया है वो है ऑपरेशन रोरिंग लॉयन। ठीक है, तो ये उसका कोड नाम था। जो यूएस ने दिया है उसका नाम है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ठीक है, और इन दोनों ऑपरेशंस के विरुद्ध जो ईरान ने प्रतिक्रिया दी है उसका नाम है ट्रू प्रॉमिस 4। ठीक, तो इन तीनों ऑपरेशंस के नाम ध्यान रखने हैं, मैचिंग में आ सकते हैं कि किसने क्या नाम दिया था। तो जो ईरान है उसका है ट्रू प्रॉमिस, ठीक, इजराइल का है रोरिंग लॉयन, और जो अमेरिका है वो है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ठीक है, किसको निशाना बनाया गया? ईरान के जो मेन लीडर थे, सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी, उनकी मृत्यु हो गई कहा जा रहा है इसमें। और अमेरिका ने कुछ जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो चर्चा में आएंगी। अभी मैं ये पूरा युद्ध एक बार हो जाने दीजिए, उसके बाद जो जो चीज़ें, जो ड्रोन्स, जो मिसाइल्स, जो एयरक्राफ्ट्स आएंगे उसके मैं कंप्लीट लिस्ट दूंगी आपको। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो कुछ बॉम्बर्स, B-2 स्टील बॉम्बर का यूज़ किया, मतलब एक एयरक्राफ्ट होगा जो बम गिराएगा, है ना, एक बम वर्षक एयरक्राफ्ट कह सकते हैं हम। तो अमेरिका का है ये भी। और C-17 ग्लोब मास्टर ये भी एक एयरक्राफ्ट है, ये भी अमेरिका का है। ठीक है, और अगर हम वहीं इजराइल की बात करें तो इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो चर्चा में आया है। तो एरो, डेविड स्लिंग और आयरन डोम, तीनों ही जो 3 लेयर्स हैं उसके, है ना, तो ये तीनों लेयर्स आपको ध्यान रखनी है। ये किसके एयर डिफेंस सिस्टम की लेयर्स हैं? इजराइल के। एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है मेनली कि जैसे अगर ईरान ने कोई मिसाइल अटैक किया, ठीक, तो इजराइल की 3 लेयर्स हैं कि 3, पहले क्या होगा, वो दूर से ही इसको नष्ट कर देगा। ठीक है, मान लीजिए ये पास आ गई तो दूसरी वाली मिसाइल जाके इसको नष्ट कर देगी, और पास आ गई तो तीसरी वाली। ठीक है, तो इस तरह से 3 लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का। नाम ध्यान रखने हैं, एरो 3, डेविड स्लिंग और आयरन डोम। ये जो दोनों देशों की और इवन गल्फ के बीच में ये जो पूरा युद्ध चल रहा है, इसमें जो भी मिसाइल्स वगैरह हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूरा रीजन इम्पॉर्टेंट है वेस्ट एशिया का। तो इसको हम आराम से, मतलब धीरे धीरे ऐसे ही देखते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन क्या बन सकता है, ईरान ने कौन सा ऑपरेशन चलाया जवाबी कार्रवाई में? तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। जो इजराइल का मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें कौन कौन शामिल है? तो एरो शामिल है, डेविड स्लिंग शामिल है, आयरन डोम। तो आंसर क्या बनेगा? D 1 2 3। लास्ट टॉपिक है हमारा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जो UN है उसने अप्रूव किया है पेरिस एग्रीमेंट के तहत पहला कार्बन क्रेडिट। ठीक है, कार्बन क्रेडिट क्या होता है इसे हम समझेंगे अभी, लेकिन आपको जो कुछ बातें ध्यान रखनी है वो ये हैं
कि सबसे पहला कार्बन क्रेडिट है ये जो पेरिस एग्रीमेंट के बाद, पेरिस एग्रीमेंट को तकरीबन 11 साल हो गए हैं, है ना। तो उसमें इन 10-11 साल में पहली बार जो उसका क्रेडिट तंत्र है वो यूज़ किया गया है, ठीक है। कौन से आर्टिकल से होता है, तो पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 6.4, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और कौन से प्रोजेक्ट को ये जो क्रेडिट है वो दिया गया है, तो म्यांमार का एक प्रोजेक्ट है क्लीन कुकिंग इनिशिएटिव, है ना, स्वच्छ रूप से खाना पकाने की पहल, जिसमें हम जो है जो लकड़ी के चूल्हे हैं, है ना, जो लकड़ी जलाते हैं, तो उनकी जो दक्षता है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। तो कौन से देश का है, तो पहले तो हमने देख लिया कि म्यांमार तो है ही, उसके साथ साथ जो बायर है या इन्वेस्टर है वो है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है कार्बन क्रेडिट का, ये कॉन्सेप्ट क्या है। देखो सिंपल अगर इस कॉन्सेप्ट को समझें तो जैसे मान लो कि दो दोस्त हैं ए और बी, ठीक है। इन दोनों को स्कूल में 5-5 प्रोजेक्ट सबमिट करने, ए को भी और बी को भी, लेकिन जो बेचारा ए है वो 3 ही प्रोजेक्ट बना पाया, वहीं जो बी है उसने 7 प्रोजेक्ट्स बना लिए। तो क्या होगा कि ए बी से कहेगा कि भाई तू मुझसे पैसे ले ले और मुझे अपने 2 प्रोजेक्ट्स बेच दे, है ना। तो ये इसको पैसे दे देगा, मनी दे देगा, और ये इसको उसके बदले में प्रोजेक्ट दे देगा। तो अब दोनों के पास 5-5 हो गए, है ना, और दोनों अपना काम चला लेंगे। तो सेम देखो ये ही कार्बन क्रेडिट है। जैसे क्या हुआ, जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ तो जो 2 देश थे ए और बी, ठीक, इनको एक निश्चित मात्रा में कार्बन के उत्सर्जन को कम करना था, ठीक है। लेकिन जो ए है वो ज़्यादा उत्सर्जन कम नहीं कर पाया। जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना वो बहुत ज़्यादा उत्सर्जन कम नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो वो पहले से ही क्लीन टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो बहुत ज़्यादा क्लीनर नहीं कर सकते। दूसरा, उनके जो डेवलप्ड कंट्री है उनकी आवश्यकताएं ज़्यादा हैं, ठीक। तो वहीं दूसरी ओर जो बी है उसने अपनी सीमा से ज़्यादा कम कर लिया, कार्बन उत्सर्जन कम कर दिया, है ना। तो देखो ये इसने इतना ज़्यादा कर दिया, तो ये जो ए कंट्री है ये कहेगा कि बी से कि भाई तू पैसे ले ले और ये जो तूने ये एक्स्ट्रा कार्बन उत्सर्जन किया है ना ये मुझे दे दे, मतलब कि ये मेरे खाते में, मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगेगा आपसे, ठीक। तो यहाँ पे जो ए है वो है साउथ कोरिया और बी है वो है म्यांमार, ठीक। तो जो म्यांमार है उसने क्या करा, वहाँ पे लोग लकड़ियाँ जला के प्रदूषण करते थे। तो साउथ कोरिया बोला भाई हमारे यहाँ तो पहले ही ऐसा कुछ प्रदूषण नहीं हो रहा, और जो हो भी रहा है उसे हम कम नहीं कर सकते क्योंकि वो तो आवश्यक है, तो हम किसी और देश के प्रदूषण को कम करने में मदद करेंगे, और वहाँ पे जितना प्रदूषण कम होगा उसकी क्वांटिटी अपने अकाउंट में दिखा देंगे, और उसके बदले वहाँ पे जो है इन्वेस्ट कर देंगे या फिर पैसा दे देंगे, ठीक। तो यहाँ पे साउथ कोरिया इन्वेस्ट करेगा म्यांमार की क्लीन कुकिंग जो इनिशिएटिव है उसमें, और उससे जितना भी कार्बन उत्सर्जन कम होगा वो म्यांमार का उत्सर्जन नहीं कम, म्यांमार ने कम किया ये नहीं माना जाएगा, वो माना जाएगा कि साउथ कोरिया ने कम किया। अब इसको म्यांमार यूज नहीं कर सकता अपने अकाउंट में दिखाने के लिए, इसको कौन यूज करेगा, साउथ कोरिया। तो ये जो मैकेनिज्म है यही है आर्टिकल 6.4 में, और इसको नाम ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल के जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म था उसकी तर्ज पर है, ठीक है, और इसको नाम दिया गया है PACM, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट क्रेडिट मैकेनिज्म, ठीक। तो क्योटो प्रोटोकॉल में इसका नाम था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, और अब इसका नाम है पेरिस एग्रीमेंट क्रेडिट मैकेनिज्म, ठीक। तो आपको इसका अनुच्छेद ध्यान रखना है, राज्य ध्यान रखना, देश ध्यान रखना है किन देशों के बीच हुआ, प्रोजेक्ट कौन सा था, ठीक है। तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। तो पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, कौन से देशों के बीच में हुआ है, तो म्यांमार और कोरिया के बीच में। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से अनुच्छेद में है, तो 6.4 में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। भारत ने इसका टेस्ट किया है, अभी इसको बस जो सशस्त्र बल हैं उनमें शामिल किया जाना है, तो उससे पहले इसका वैलिडेशन टेस्ट हुआ है कि हाँ ठीक है या नहीं है। तो ये क्या होती है, तो जैसे नाम से स्पष्ट है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। मैंने आपको बताया कि एयर डिफेंस क्या होता है, जैसे आप पहले के ज़माने में देखते थे ना,
जो रामायण महाभारत में आपने देखा होगा कि एक तीर इधर से फेंका गया, एक तीर दूसरी साइड से, और बीच में दोनों तीरों ने एक दूसरे को नष्ट कर दिया। ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है आज का, कि एक मिसाइल दुश्मन देश फेंकेगा, एक मिसाइल हम फेंकेंगे, और बीच में ही उसकी मिसाइल को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक, तो वेरी शॉर्ट रेंज का मतलब है कि बहुत कम दूरी पे ही हम उसकी, मतलब बहुत अंदर आ गई हमारे देश के, अब बस जो है बहुत जल्दी ही वो गिर जाएगी देश के ऊपर, तो उससे पहले ही तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर है, तो वहीं पे अगर हम उसे न्यूट्रलाइज कर दें तो उसे कहते हैं वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। कहाँ पे ये टेस्ट हुआ, तो इसकी टेस्ट रेंज है चांदीपुर उड़ीसा में, ध्यान रखना है। ठीक है, किस किस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, तो कुछ एयरक्राफ्ट है उनको, ड्रोन्स को कर सकता है ना, जो बड़ी मिसाइल्स हैं, है ना, उन्हें नहीं कर पाएगा, लेकिन जो ड्रोन्स वगैरह आप देख ही रहे हैं कि जो ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है उसमें ये जो ड्रोन है ना, इन्होंने ही ज़्यादा तबाही मचाई हुई है। ठीक, जो ईरान है वो मिसाइल से ज़्यादा अटैक ड्रोन्स के द्वारा कर रहा है। ठीक है, तो 4th जनरेशन का मैन पैड है, मतलब मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। मतलब जो एक होता है ना कि बड़ी बड़ी मिसाइल्स को बड़े बड़े जो वाहन है उन पे लाद के ले जाने हैं, ऐसा नहीं है, एक आदमी ही अपनी पीठ पे इसे लाद के ले जा सकता है। ठीक है, रॉकेट मोटर होगी इसमें डुअल थ्रस्ट की। ठीक, 250 मीटर से 6 किलोमीटर तक की रेंज है, वहाँ पे इसे खत्म करेगा। किसने डेवलप किया है, तो रिसर्च सेंटर है, इस रिसर्च सेंटर इमारत है हमारी हैदराबाद में, तो वहाँ पे इसको DRDO का यही, ठीक, तो वहाँ पे इसको डेवलप किया गया है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है वो किस लिए डिज़ाइन किया गया है, तो जो एरियल थ्रेट्स हैं ना, ड्रोन एयरक्राफ्ट, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। और किस कैटेगरी में आता है, तो सरफेस से एयर में जा रहा है, तो सरफेस टू एयर मिसाइल है ना, छोटी मिसाइल्स होती हैं, तो वो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो इसकी जो PDF है आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर दीजिए और मुझे बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।